साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम उत्तराखंड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे आपकी सिंसिपाल की परीक्षा हो गई, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो गई, चाहे कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो गई, चाहे पुलिस भर्ती की परीक्षा हो गई, चाहे यूके ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो गई, या यूके पीएससी की एंट्रेंस वाली जो भी परीक्षाएं हो गई, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी बहुत सारी आगे की कुछ क्लासें हुई हैं। उन क्लासों में भी हमने शुरू से उत्तराखंड को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम उत्तराखंड के प्राचीन कालीन इतिहास को हम पहले समझ चुके हैं। उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने समझा उत्तराखंड का जो प्राग ऐतिहासिक काल है, कैसे उत्तराखंड का नामकरण हुआ, वेदों में उत्तराखंड को क्या क्या कहा गया, या गुफाओं शैल चित्रों में उत्तराखंड से कौन कौन सी चीजें या अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन सब चीजों को हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसी श्रृंखला में हम जब उत्तराखंड के इतिहास को अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने जाना यहाँ पर गढ़वाल का नामकरण कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर फेमस थी, या उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां कौन थी। उन सभी प्रजातियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास पर पहुंच चुके हैं। फिर आइए कुलिंद राजवंश को पहले पढ़ चुके हैं, कैसे कुलिंद राजवंश की स्थापना हुई, उसके महत्वपूर्ण राजा कौन होते हैं। उन सब राजाओं के बारे में हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं और वो टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो चुका है। प्राचीन उत्तराखंड का जो इतिहास है, उसी श्रृंखला में हमने पढ़ा प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में जो कुलिंद राजवंश है उसके बारे में पढ़ा। इंद्र राजवंश के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और प्राचीन इतिहास की अगली श्रृंखला है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी या करवीपुर राजवंश। इस राजवंश का टाइम पीरियड है 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी। इस राजवंश का समय माना जाता है। इस राजवंश के बारे में विद्वानों में अलग अलग भ्रांतियां हैं, लेकिन ज्यादा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। कुछ प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर इस राजवंश के बारे में माना जाता है कि पहले इनकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक जो इन्होंने शासन किया, वो जोशीमठ क्षेत्र में किया, और जोशीमठ में से इन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर बैजनाथ स्थानांतरित की। जोशीमठ से इनके जाने का कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है, लेकिन एक प्रमुख कारण भूस्खलन भी माना जाता है। इसी श्रृंखला में जो जोशीमठ के अंतर्गत होते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के जो शासक होते हैं, 14 शासक होते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें आता है, जब इनकी राजधानी नरसिंह देव या सुभिक्ष राजदेव, प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर सुभिक्ष राजदेव माना गया है, लेकिन जागरों या लोक गाथाओं के आधार पर नरसिंह देव ने इनकी राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित की थी। इस राजवंश के बारे में ये माना जाता है कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके थे कुलिंद राजवंश के बारे में कि पहली राजनीतिक शक्ति है, लेकिन ये उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश इसको माना जाता है। तो जो कि कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम काल माना जाता है। उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, बहुत सारी नई नई चीजें कत्यूरी काल के समय की मानी जाती हैं। फिर इनके समय में राजूला मालोसाई की प्रेम गाथा भी हम समझते हैं। हमने समझा कि राजूला मालोसाई की जो ऐतिहासिक प्रेम गाथा है, वो कैसे पूरे संसार को प्रभावित करती है। ये सारी की सारी चीजें कत्यूरी राजवंश के ही समय से मानी जाती हैं। कत्यूरी राजवंश में काफी मंदिरों का निर्माण किया गया, बहुत सारे मंदिरों को स्थापित किया गया और नए सिरे से काम किया गया। तो इसी वंश की विशेषता और प्रमुख राजा या इस वंश का संस्थापक कौन था, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं और उन्हीं पॉइंटों पर फोकस करेंगे जिनका कनेक्शन सीधे आपके पेपर में है। बाकी इधर उधर की बातों पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जिनका सीधे कनेक्शन हमारे आप लोगों के आगामी एग्जाम, पुलिस भर्ती एग्जाम हो गया या कोई भी परीक्षा हो गई, उससे सीधे आपका कनेक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। देखिए,
पहली बात आती है उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश या करवीपुर राजवंश। इसके बारे में हम साथियों जानने जा रहे हैं। और इस वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी माना जाता है। दूसरी बात आती है इस वंश की राजधानियां अलग अलग रही हैं। जैसे प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो कार्तिकेयपुर या जोशीमठ। मैंने कहा था कि पहली राजधानी इनकी कार्तिकेयपुर या जोशीमठ में रही है और यहाँ पर कत्यूरी काल के 14 राजाओं ने शासन किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकी राजधानी स्थानांतरित होती है फिर बैजनाथ बागेश्वर में और शीतकालीन राजधानी डिकुली रामनगर में स्थानांतरित होती है। इसके अतिरिक्त बैजनाथ बागेश्वर के अंतर्गत भी अलग अलग प्रकार के शासकों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं राजभाषा। कत्यूरी राजवंश की जो राजभाषा थी संस्कृत थी। राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा जो जनमानस की भाषा थी लोक भाषा पाली और लिपि देवनागरी थी। कार्तिकेयपुर जो शब्द का उल्लेख पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। जो कार्तिकेयपुर शब्द का पहला उल्लेख मिलता है वो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो कार्तिकेयपुर शब्द का सबसे पहले शब्द का प्रयोग करने वाले जो विद्वान होते हैं इतिहासकार होते हैं एटकिंसन होते हैं। ये भी आपको समझना है। इस वंश के अंतर्गत माने जाते हैं कि 3 परिवारों ने शासन किया और जब कुलिंद राजवंश का अंत हो गया तो उसी वंश कुलिंद राजवंश के खत्म होने के बाद ये कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश शुरू हुआ और इस वंश के भी 3 परिवार माने जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से 3 परिवार हैं इसमें। पहला है वसंतदेव वंश जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरा निम्बरदेव वंश और तीसरा सलोणादित्य वंश। ये 3 परिवार हमें देखने को मिलता है, वसंतदेव वंश, निम्बर वंश, सलोणादित्य वंश। बात करें वसंतदेव वंश की तो वसंतदेव के अंतर्गत वसंतदेव को कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है और इसकी पत्नी का नाम नारायणी देवी था। इसने जो उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि वसंतदेव ने धारण की थी। लेकिन जागरों में कत्यूरी राजवंश का संस्थापक वासुदेव को भी माना गया है। लेकिन जो प्रमाणिक बागेश्वर ताम्रपत्र या तथ्यों के आधार पर वसंतदेव को ही कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना गया है। इसके अतिरिक्त यशोवर्मन द्वारा वसंतदेव को गद्दी पर बिठाया गया, ये भी जिक्र आता है। और इस वंश का जो वसंतदेव जो वंश था इस वंश का या कार्तिकेयपुर राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है खरपरदेव को माना जाता है। और धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण की और उसके बाद बन जाता है दूसरा आता है यहाँ पर निम्बरदेव वंश जो इसी की एक शाखा होती है निम्बरदेव वंश। निम्बरदेव वंश में के बारे में जो प्रमाण मिलते हैं बागेश्वर लेख में मिलते हैं। इस निम्बरदेव को शत्रुहंता के रूप में भी जाना जाता था निम्बरदेव और ये शैव मत के अनुयायी थे। निम्बरदेव जो था शैव मत का अनुयायी था। लेकिन निम्बरदेव के वंश में ही उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास करता है इष्ट देवगण करता है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक अभिलेखों पर ललित सूरदेव सर्वाधिक जो अभिलेख मिले हैं ललित सूरदेव के मिलते हैं। और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है भूदेव होता है। जो निम्बर वंश का अंतिम शासक होता है भूदेव होता है। फिर इसके बाद तीसरा आता है सलोणादित्य वंश। सलोणादित्य वंश के बारे में हम समझते हैं कि भूदेव इस वंश का संस्थापक होता है। जब भूदेव इस वंश का निम्बर वंश का अंतिम होता है तो यहां से शुरुआत फिर से कर लेता है अगेन अच्छे तरीके से सलोणादित्य वंश की। जो भूदेव था उसको कहा गया कि शत्रुओं का व्यूह नष्ट करने वाला शासक माना गया है और मग्न धरती का उद्धारक भी इसको कहा गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इस वंश का वास्तविक जो संस्थापक होता है इच्छट देव होता है। सलोणादित्य वंश का वास्तविक संस्थापक इच्छट देव होता है और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है अंतिम जो राजा होता है सुभिक्ष राज होता है। जो अंतिम शासक होता है सलोणादित्य वंश का सुभिक्ष राज होता है। तो साथियों ये पढ़ा हमने कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश या करवीपुर राजवंश के 3 परिवारों के बारे में। पहला परिवार मैंने बताया वसंतदेव वंश, दूसरा निम्बर वंश, तीसरा सलोणादित्य वंश। अब आते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्यों पर। कत्यूरी काल को कत्यूरी काल में कला का बहुत विकास हुआ। इसलिए इस वंश को कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है। कत्यूरियों के प्रमुख देवता भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय होते थे और कार्तिकेय को ही ये सबसे ज्यादा पूजते थे। इसके अतिरिक्त इनकी जो प्रमुख देवी थी कोट भ्रामरी या कोट माई भी कहते हैं। तो कत्यूरी की प्रमुख देवी कोट भ्रामरी थी। इसके अतिरिक्त कत्यूरी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया एटकिंसन ने किया
और इन्हीं के टाइम पर कत्यूरियों के समय में ही मैंने कहा था कि राजुला और मालुशाही की प्रेम गाथा के बारे में भी हम जानते हैं, कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से भावनात्मक प्रेम करके उनका वो प्रेम वास्तविक हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर समझते हैं कत्यूरियों के समय की जो प्रमुख नृत्यांगना थी छमुना पात्र का भी जिक्र आता है। राजुला मालुशाही की प्रेम गाथा के अतिरिक्त यहाँ पर हम देखते हैं ब्रह्मदेव इस वंश का अंतिम शासक था और कत्यूरी शासन का स्वर्णकाल माना जाता है। स्वर्णकाल किसके टाइम पर हुआ था? धामदेव के समय को कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल माना जाता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट थे, लेकिन आते हैं साथियों इस वंश के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले अधिकारी थे, उनके पास क्या क्या जिम्मेदारियां थी उनको समझते हैं। तो देखिए साथियों, पदाधिकारी थे जैसे राजा मात्य हो गया राजा का सलाहकार, महासामंत हो गया सेना का प्रधान, महाकृतिका हो गया निरीक्षण कार्य करने वाला, उदादिला हो गया सुप्रिंटेंडेंट, सौभांगाधिकृत हो गया राज के निर्माण की रूपरेखा करने वाला, प्रांतपाल हो गया सीमाओं की सुरक्षा करने वाला, वर्मपाल हो गया सीमाओं पर नजर रखने वाला, घटपाल हो गया गिरिद्वारों का रक्षक, नरपति हो गया नदी घाटों को सुगम बनाने वाला, पल्लिका बोला जाता था गांवों को, महतम बोला जाता था गांव के शासक को, तालुका बोला जाता था तहसील को, कुलचारिक बोला जाता था तहसीलदार को, गुप्ता बोला जाता था रक्षक को, अक्षपटलिक बोला जाता था लेखा परीक्षक को, महादंड नायक बोला सेना नायक को, भृत्य बोला जाता था सेवक को, कोटपाल बोला जाता था गण रक्षक को। साथियों, यहाँ के जो बेसिक फैक्ट हैं ये आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, आप लोगों को इन फैक्टों को समझना है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट, सेना की व्यवस्था करने वाला जो सेना जो इनकी थी, 4 भागों में इनकी सेना विभाजित थी, जिसमें पदातिक सेना हो गया, अश्व घोड़े वाली सेना हो गया, गज सेना हो गया और ऊंट वाली सेना हो गई। 4 भागों में इनकी सेना विभाजित थी। तो ये देखिए, पदांतिक हो गया, अश्वारोही हो गया, गजारोही हो गया, ऊंटारोही हो गया। कत्यूरी कालीन पुलिस व्यवस्था दांडिक या खड़गिक थी, ये दंड वाली देने वाले और खड़क रखने वाली। आय के साधन थे, क्षेत्रपाल इनका भूमि का रक्षक होता था, जो पूरे एरिया को देखता था। प्रभावतार हो गया, जो भूमि की माप करने वाला जो अधिकारी होता प्रभावतार होता था। उपचारिक होता था, भूमि के अभिलेखों को रखने वाला, उसको उपचारिक बोला जाता था। खड़गपति बोला जाता था, खनिजों तथा वनों की व्यवस्था करने वाला। आभीर होता था, दुधारू पशुओं से दूध निकालने वाला। कर वसूल करने वाले को भोगपति या सौलकी कहा जाता था। भट्ट व चार प्रचार जनता से बेगा लेने वाले अधिकारी थे। इनके प्रांतों को उपरिक्त पद होता था, उपरिक्त सबसे ऊपर का पद होता था, इसके अंतर्गत विषयों के अंतर्गत रखा जाता था, इसको बोला जाता है विषयपति। तो विषयपति के अंतर्गत देखो, जैसे कार्तिकेयपुर विषय हो गया, 5 विषय थे मुख्य रूप से। कार्तिकेयपुर विषय हो गया, टंकणपुर विषय हो गया, अंतराग विषय हो गया, ऐसाल विषय हो गया, मायापुर हाट विषय हो गया, मायापुर हाट वाला हरिद्वार वाला विषय हो गया, ऐसाल यमुना और भागीरथी वाला विषय हो गया, अंतराग हो गया भागीरथी और अलकनंदा के मध्यवर्ती वाला, टंकणपुर विषय हो गया आपका कि अलकनंदा और भागीरथी के ऊपर वाला जो एरिया हो गया, कार्तिकेयपुर विषय हो गया जोशीमठ से गोमती क्षेत्र वाला विषय हो गया। तो इस प्रकार से साथियों परीक्षा में आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। तो ये हमने आज कुनिंद राजवंश के बाद जो महत्वपूर्ण शक्ति पड़ी उत्तराखंड की, वो पड़ी हमने कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश या करवीपुर राजवंश। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास की ये श्रृंखला के अंतर्गत हमने कार्तिकेयपुर राजवंश को भी आज समाप्त कर लिया है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग अपनी तैयारी को एक सुनियोजित तरीके से करें, एक नियमितता के साथ करें, बुलंद हौसलों के साथ करें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सके और आप लोग आगामी परीक्षाओं में अपना अच्छा सा स्कोर कर सके और उत्तराखंड पर आपकी बेसिक समझ हो सके। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ मेरे साथ आप आगे की क्लासों को भी पढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।